हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिमा पांडे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा थॉट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये थॉट है, व्हेन यू लिव फॉर ए स्ट्रॉन्ग पर्पस देन हार्ड वर्क इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ नेसेसिटी। मतलब तो काफी साफ है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्पज के लिए, आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्पज होता है, तब उस वक्त हार्ड वर्क आपके ऑप्शन में नहीं रहता है, ये आपकी जरूरत हो जाती है, ये एक नेसेसिटी हो जाती है। पर्पज जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा तो हार्ड वर्क ऑप्शन न होकर नेसेसिटी में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है चैप्टर आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमें पता है कि 6 क्लास में हम वेरिएबल पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बैकअप से पीछे से लेके चलेंगे तो चीजें काफी क्लियर होती चलेंगी। 6 क्लास में हमने पढ़ा वेरिएबल एंड देन हमने पढ़ा एक्सप्रेशन, और अब हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले वेरिएबल पे ही आते हैं। वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो हम क्या जानते हैं, 6 क्लास में भी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल वो सारे टर्म्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू, जैसे हम आम बोलचाल में कुछ बोलते हैं कि कुछ सामान लेते आते हैं, ये कुछ आम थे, कुछ पेन थे। तो मैथमेटिक्स में उसको एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इन सब टर्म से डिफाइन करते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं आपके 1, 2, 3, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अगर किसी टर्म पे, किसी एक कंडीशन में या किसी एक सिचुएशन में बोल दिया कि यू हैव बी नंबर ऑफ पेन्स एंड बी इज ए कांस्टेंट, तब आप बोलोगे कि यहाँ पर बी कांस्टेंट है। उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं कि कभी कभी कोई वेरिएबल जो दिखने में तो वेरिएबल लगता है, लेकिन उस सिचुएशन में अगर बोल दिया कि वो कांस्टेंट है, देन वी विल ट्रीट इट एज ए कांस्टेंट। बट इन जनरल हम बोलते हैं कि ये एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एल, एम, एन, कुछ भी, कोई भी टर्म ले लेते हैं अल्फाबेट के, तो उनको हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट, अब इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट एंड सम ऑपरेशंस को यूज करके हम बनाते हैं एक्सप्रेशन। तो अभी तो हमने केवल वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस को यूज किया था। वेरिएबल, कांस्टेंट एंड सम फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, तो ये किस तरह से था? फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एक्सप्रेशन लगा दिया 2x प्लस 3, 2xy प्लस 7x, ये सब के सब एक्सप्रेशन है। 7x स्क्वायर, ये भी एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन में हमारा काफी ज्यादा चीजें आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक्सप्रेशन हो जाएगा 7x क्यू स्क्वायर प्लस 7xy प्लस वाई जेड, 8x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x प्लस 1, 5y प्लस 7, 3z माइनस 2। अब नंबर 1 भी एक्सप्रेशन है, 2 भी एक्सप्रेशन है, 3 भी एक्सप्रेशन है, 4 एंड दिस इज 5। थोड़ा सा अब अंतर देख लेते हैं, इन सब में अंतर क्या है। तो ये क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस वाई जेड,
ये इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है। ये है 8x³ प्लस 3x²। इसमें वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन अब पावर देख लेते हैं। यहाँ पर पावर x की 3 है और यहाँ पर पावर x की 2 है। ये 3x प्लस 1, ये भी 1 वेरिएबल का है। पावर यहाँ पर x की 1 है और यहाँ पर पावर 0 है। 5y प्लस 7, यहाँ पर पावर y की 1 है और यहाँ पर इस टर्म में पावर y की 0 है। y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y की पावर 0 है। 3z माइनस 2, यहाँ पर z की पावर 1 है और यहाँ पर z की पावर 0 है। सो एक्सप्रेशन पढ़ने के साथ साथ एक और टर्म डिस्कस किया था हमने, या अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेकंड में हम देख लेते हैं कि 8x³ प्लस 3x²। यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो यूं कहते हैं कि जो जब एक्सप्रेशन की हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को बोलते हैं हम डिग्री। डिग्री। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये इस थर्ड वाले की डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। तो अब आते हैं हम अपने टर्म पे। तो जब डिग्री 1 होती है, डिग्री है हमारी 1 और एक्सप्रेशन हमारा है पॉलिनोमियल। जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो है पॉलिनोमियल। ये भी थोड़ा सा बैकअप, अगर पॉलिनोमियल डिग्री इज 1 एंड एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर्स हो वो होल नंबर में हो, मतलब वो निगेटिव इंटीजर्स ना हो, वो फ्रैक्शंस ना हो, ये सब पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। 3x² प्लस 3x प्लस 7 ये भी पॉलिनोमियल में आ जाएगा। 7x³ प्लस 5x प्लस 7। लेकिन अगर यहीं पे लिखें 7x की पावर 5/2 प्लस 7x प्लस 8, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो फिर से देख लेते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। थोड़ा सा और उसमें बोल दें, थोड़ा सा और इजी भाषा में बोल दें तो आप बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन और जैसे ही हम लीनियर एक्सप्रेशन पे आते हैं तब अब हम अपने लीनियर इक्वेशन की तरफ मूव कर सकते हैं कि अ लीनियर एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी भी मौजूद हो उसको कहेंगे इक्वेशन। या यूं कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होता है उसमें इक्वालिटी मौजूद होती है। जैसे 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो अब ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, एक ही पावर है। अब ये मत सोचिएगा कि डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर 1 हो तो 1/2 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बता दिया कि 1/2 5/2 या इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है, निगेटिव पावर्स नहीं होने चाहिए। ओके, सो दिस इज लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की
पावर है 1। और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्वालिटी को होल्ड करता है। तो अब ये हो गया है लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। 3y + z इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, अभी हमने केवल लीनियर इक्वेशन लिखा है, तो लीनियर इक्वेशन में 3x + 7y इज इक्वल्स टू 5, ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें जो पढ़ना है, अब इसमें दो वेरिएबल x एंड y। सो थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करें, रिस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं। पहले इक्वेशन अगर केवल देखें तो 3x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है, इक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, लेकिन ये लीनियर नहीं था। तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जो है वेरिएबल की पावर केवल 1 रखनी है, तो यहाँ से हमने बना दिया इसको लीनियर। ओके, अभी लीनियर इक्वेशन एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है वेरिएबल का, तो हम इसको भी लीनियर इक्वेशन कहेंगे, इसको भी लीनियर इक्वेशन कहेंगे। नाउ मूव फर्दर। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 3x + 7 इज इक्वल्स टू 2। इसको हम डायरेक्टली कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो वी आर हियर, हमें यही पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फिर से बता दें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होगा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, लीनियर इक्वालिटी से होगा इक्वेशन, वेरिएबल की पावर 1 से होगा वो लीनियर, और इन वन वेरिएबल मतलब केवल एक ही वेरिएबल हो। हर एक टर्म का मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, जिससे वो वन वेरिएबल होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उससे वह लीनियर होगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स लीनियर इक्वेशन के और लिख लेते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि लीनियर इक्वेशन है तो x पे ही बनेगा, y पे भी बन सकता है। 5y + 7 इज इक्वल्स टू 8, 7z + 8 इज इक्वल्स टू 9, 3a + 5 इज इक्वल्स टू 4, 5c + 8 इज इक्वल्स टू 9, 3y + 1 इज इक्वल्स टू 3। ये सारे के सारे हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल्स हैं। पहले वाले में वेरिएबल y है, दूसरे वाले में z है, तीसरे वाले में a है, चौथे में c है, और पांचवे में फिर से y है। सो वेरिएबल्स आप बदलते जाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की जो पावर हो वो 1 हो। ओके, अब देख लेते हैं कि वेरिएबल्स में इक्वेशन में क्या क्या खास बात होती है, कुछ उसके टर्म्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर हमने लिखा 3x + 2 इज इक्वल्स टू 12, 3x + 2 इज इक्वल्स टू 12, तो अब इस इक्वेशन में दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। This is LHS, this is left, H से hand and S से side. This is left hand side and this is right hand and this is side. Left hand side, right hand side. आप देख रहे होगे, आप जब लिखते भी हो तो ये वाला जो पोर्शन है आपके लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ेगा और ये वाला जो पोर्शन है आपके राइट हैंड की तरफ पड़ेगा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल उसी वजह से इसको LHS और इसको RHS बोला गया है, नथिंग मोर।
तो ये LHS है और ये RHS है। बहुत बार हम इसका यूज करेंगे कि LHS में ये ऐड किया, RHS में ये ऐड किया, LHS में मल्टीप्लाई किया, RHS में मल्टीप्लाई किया। So you should know why it is called LHS and why it is called RHS. तो I think ये क्लियर होगा आपको कि क्या LHS है और क्या RHS है। तो जब भी हम अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे 3x + 2 = 12, 3x + 2 = 12, ओके। तो क्योंकि ये इक्वेशन है तो हम ये मान के चलते हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक तराजू की तरह, जैसे तराजू में तौल दिया गया कुछ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो ही आप लोग, बहुत अच्छे से एज्यूम कर लोगे कि ये तराजू है। तो अगर हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये तराजू में दोनों तरफ सेम वेट रखा गया है, तो अब ये इक्वल है। तो अगर इसकी इक्वलिटी बनाए रखना है हमें, इसकी इक्वलिटी चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी वेट, अगर इधर से कुछ वेट निकाल रहे हैं तो उतना ही वेट इधर से भी निकालेंगे। मान लिया हमने इधर 12 kg रखा हुआ है, 12 kg इधर भी, 12 kg इधर भी, और ये एकदम बराबर पे बना हुआ है। तो अब इसकी इक्वलिटी बनाए रखने के लिए अगर हम इधर से 3 kg रिमूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इधर से भी हम 3 kg रिमूव करेंगे। या अगर हम इधर 5 kg ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 5 kg ऐड करेंगे। तो बिल्कुल ही वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा, क्योंकि ये बराबर है, अभी ये इक्वालिटी पे है। तो अब जो भी ऑपरेशन अब हम यहाँ पे करेंगे, सेम वही ऑपरेशन हमें यहाँ पर करना होगा, तभी इसकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या कर सकते हैं हम, 2, ये जो है 2 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो 2 को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3x + 2, ये तो था ही LHS में, हम 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 2 अगर इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 हमको इधर भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दिस इज 3x + 2 - 2, दिस इज 3x and this is 10. Now we have 3x = 10। हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या कि 3 को रिमूव करने के लिए हम क्या कर दें कि 3 से डिवाइड कर दें। तो अगर हम 3 से इधर डिवाइड करेंगे तो 3 से इधर भी डिवाइड करना होगा। तो इसको लिख सकते हैं x = 10/3। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 10/3। ओके, तो जो ये x की वैल्यू आई है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन को फिर से डिफाइन कर लें। तो सॉल्यूशन को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि वेरिएबल की वो वैल्यू, या यूं कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfy the equation. Value of the variable which satisfy the equation is called solution. वैल्यू ऑफ द वेरी, थोड़ा सा सोल्यूशन को थोड़ा सा और अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। तो ये हो गया 5x + 5 = 15। अब हमने कहा कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब हमारा यहाँ पर इस चीज से है कि वो वैल्यू वेरिएबल की रख दें जिसमें LHS और RHS दोनों की वैल्यू
सेम हो जाए, क्योंकि हम जब भी इक्वेशन की बात करें तो हम कह रहे हैं कि LHS और RHS सेम है, लेकिन x की एक फिक्स वैल्यू के लिए। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दें, इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट विल वी गेट? 5 into 1 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। 5x का मतलब है 5 और x में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, तो 5 into 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या मिला हमको? तो 5 into 5 1 जा 5, 5 plus 5 ये तो 10 मिल गया, ये 15 जो कि नॉट पॉसिबल है। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 1 ये सोल्यूशन नहीं होगा। x की वैल्यू 2 रख दें तो 5 into 2 plus 5 is equals to 15। 5 2 जा 10 plus 5, this is 15, this is 15, this is 15। सो LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 2 एक सोल्यूशन होगा। अब अगली बात ये भी आती है कि अच्छा, तो सोल्यूशन ये वो होता है x की वैल्यू, मतलब x की वो वैल्यू जो रखने पर सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। बहुत अच्छी बात है। तो पता नहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि ये पूछ लूं कि अच्छा तो ठीक है, किसी एक इक्वेशन के कई सोल्यूशन हो सकते हैं क्या? ऐसा कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे अब इसी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन छोड़िए, अभी इक्वेशन का सोल्यूशन बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कि किसी इक्वेशन के क्या एक से अधिक सोल्यूशन हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी डिपेंड करेगा कि वो जो इक्वेशन है वो किस तरह का है, उसकी प्रकृति कैसी है। अगर हम जो इक्वेशन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वो उसी प्रकृति का है, तो मैं सीधे बोलूंगी नो। एनी तो नो के आगे क्या इलेबरेट करने वाली हूं मैं? एनी लीनियर इक्वेशन in one variable will not have more than one solution. Any linear equation in one variable will not have more than one solution। या इसको और थोड़ा सा फोल्ड, ये वकीली भाषा में ना लिख के थोड़ा सा और फोल्ड कर दें तो यूं कहेंगे कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अच्छा, every linear equation in one variable will have exactly one solution। अच्छी बात है। तो जब हमने बोला कि नो और मैं इसको इलेबरेट करूंगी तो शायद आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो नो है ये हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि नो एवरी इक्वेशन हैज ओनली वन सोल्यूशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी हम इक्वेशन की प्रकृति को बदल देंगे, इसके नेचर को बदल देंगे, इतनी ज्यादा जो हमने कंडीशन लगा रखी है पढ़ने के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे जैसे इसके कंडीशंस को हटाते जाएंगे, इसके कंडीशंस जैसे जैसे हटते जाएंगे, तो इसकी जो रूपरेखा है, इसकी क्वालिटी है, इसके गुण धर्म है, वो भी हमारे धीरे धीरे बदलते जाएंगे। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, एनी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विल नॉट हैव मोर देन। अच्छा, आप लोग तुरंत थोड़ा सा क्यूरियस हो गए होंगे, नहीं थोड़ा सा तो बताइए कि वो कोई इक्वेशन बताइए जिसके एक से ज्यादा सोल्यूशन हो। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। x² - 4 इज इक्वल्स टू 0। सो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब x की वो वैल्यू जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता हो, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी स्क्वायर 4 आएगा, और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो भी स्क्वायर 4 आएगा। अब इस पे ये जीरा बिल्कुल ना करने लगेगा कि मैम हम केवल 2 ही रखेंगे तो हम बोलेंगे एक ही सोल्यूशन है। नहीं, 2 और -2 दोनों रखने पे सोल्यूशन मिल सकता है, इसलिए हमारे दोनों सोल्यूशन होंगे। सो दिस इक्वेशन हैज 2 सोल्यूशन। लेकिन ये हमारा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, वन वेरिएबल तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है। इसीलिए हमने बोला नो के आगे इलेबोरेट किया है कि जब हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तभी ये बात कहेंगे कि विल नॉट हैव मोर देन वन सोल्यूशन। सो अब कुछ क्वेश्चंस अगर डिस्कस कर लिए जाएं, एक आध एग्जाम्पल तो डिस्कस कर ही चुके हैं फिर से। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 2x - 3 इज इक्वल्स टू 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसा तराजू वाला बात बताया था, जो भी क्या करेंगे सेम तरीके से करेंगे। देखिए, अल्टीमेट हमारा पर्पज होता है कि इधर केवल x बचा रह जाए और सारे के सारे कांस्टेंट खत्म हो जाएं। ठीक है, तो सारे कांस्टेंट खत्म करने के लिए सबसे पहले वो कांस्टेंट खत्म करते हैं जो हमारे वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस से जुड़े हुए हैं। तो जो अगर ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो हम इस साइड में ऐड करेंगे, अगर प्लस से है तो सबट्रैक्ट करेंगे। तो सीधी सी बात, 2x - 3, ये -3 है तो हम +3 इधर भी ऐड करेंगे और +3 इधर भी ऐड करेंगे। सो वी विल हैव 2x - 3 + 3 0 हो गया इज इक्वल्स टू 10। नाउ अब क्या है कि अब x से डिवाइड है अगर नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे। हियर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय x, सो वी विल डिवाइड बाय 2। सो 2x by 2 is equals to 10 by 2. So this is x and this is 5. X is equals 5. Any more example? अच्छा, इसी में एक और बात बता देती हूँ। क्वेश्चन में ये भी बोलता है सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द सोल्यूशन। तो चेक कैसे करते हैं? चेक वेदर यू हैव द सोल्यूशन इज ट्रू और नॉट, सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई, अब इसको चेक करना है। तो ये जो हमारा इनिशियल इक्वेशन है, इसी में जहां x है वहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब अब ये हम कर रहे हैं चेक। हमने यहाँ पे क्या किया है? सोल्यूशन। तो अब चेक करने के लिए हम लिख देते हैं LHS में, LHS में रख देते हैं 2 × 5 - 3। 2 × 5 - 3 ये क्या हो गया? 2 5 = 10 -3, ये वैल्यू आ गई 7, और 7 ही वैल्यू है RHS की, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। सो ये था हमारा LHS। सो जब LHS की वैल्यू RHS के LHS में हमने रखा वैल्यू वेरिएबल का और RHS के बराबर आ गया, सो हम कहेंगे कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हम ये चाहेंगे कि आप पहला एक्सरसाइज 2.1 पूरी अच्छी तरीके से लगा लें। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।